नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को एकदम याद कर लेना क्योंकि सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और 40 का मैं एक एक करके आंसर बता रहा हूं और आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए, ठीक है। पहला नंबर बाबू क्वेश्चन है, कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। यानी दोस्तों, किताब में लिखे गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप लोग चश्मे का उपयोग करते हो, तो उस चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो लेंस पूछा है तो बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दर्पण पूछता है तो दर्पण में हमारा अवतल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लेंस पूछा है तो लेंस में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना। अगला बाबू दूसरा आपका क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी हमेशा ली जाती है। तो दर्पण के जो सामने बिंब होता है ना, बिंब की दूरी वो क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। अगर मैं बात करूँ दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके पीछे जाएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होती है, बिंब की दूरी धनात्मक होती है। तो अगर पीछे कहेगा धनात्मक होगा और हमेशा आगे कहेगा सामने तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर मिलेगा दूसरा का ए नंबर, ठीक है। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर हो। तो बाबू आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका दर्पण उत्तल है तो समझ लो कि इसमें आपका जो फोकस दूरी मिलेगा ना वो प्लस में मिलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। और आप लोग को पता है बाबू आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f होता है ना, 2f होता है, यही होता है ना। यानी कि आप लोग को ये पता है कि f बराबर r/2 होता है, यही ना पता है। तो बराबर r का मान कितना दिया, 32 दिया है ना। तो आप 32 रख दीजिए और बाटा में 2, ये कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में। तो 16 आपका आंसर होगा, वो भी आपका प्लस वाला 16 होगा, माइनस वाला नहीं होगा। माइनस वाला तब होता है जब उत्तल दर्पण न देकर अवतल दर्पण देगा, तो अवतल दर्पण के लिए आपका -16 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा, ठीक है ना। इसे याद रखना। अब देखिए ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दूर से पीड़ित है तो वह दूर बिंदु हो जाएगा। देखो वो दूर बिंदु हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत से कम होगा, ठीक है ना, अनंत से कम होगा। यानी कि कह रहा है यदि मानव, यानी कि मानव मतलब कि हम लोग निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तब वो दूर बिंदु हो जाएगा तो अनंत से कम हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत से कम हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर है यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, समझ लो, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि यदि मानव नेत्र दूरबिंदु से पीड़ित है तो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, 5 का सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर रेटिना का पीछे बनेगा, रेटिना का पीछे, ठीक है ना। तो याद रखना आपका आंसर मिल जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, ये क्वेश्चन है, कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। यानी कि किस घटना के कारण जो आकाश में तारे हमको दिखाई देते हैं ना वो टिमटिमाते हैं। तो 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो हमारे तारे होते हैं ना वो हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, तेल लगा कागज कार्य करता है तो अपवर्तित सतह जैसा कार्य करता है। आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। तो बाबू आप सभी को याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। तो देखो इसमें बहुत लड़की गलती भी टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है, देखो ऑप्शन नंबर अब बी को ध्यान से देखिएगा ना, इतना होता है, ठीक है ना, कितना होता है, इतना होता है, इसे याद रखना। 10 के पावर -19 जहाँ भी दिखे ना 10 के पावर -19, तो 10 के पावर -19 पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये बाबू क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की, जो चुंबकीय बल रेखा है ना उसकी प्रकृति क्या होती है, तो काल्पनिक होती है, काल्पनिक। यानी कि आप लोग दोनों पर टिक मत लगाना, काल्पनिक पर टिक लगाना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक जो होते हैं ना उसके कितने ध्रुव होते हैं। तो याद रखना 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, प्रायः स्विच लगाए जाते हैं, जो हमारे घर में स्विच लगाए जाते हैं ना, वो कहाँ लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में, गर्म तार में मतलब कि खासतौर स्विच को लगाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए बाबू 12 नंबर प्रश्न, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना 12 नंबर, डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? जो आपका डायनेमो होता है जिससे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, तो उसमें जो कुंडली होता है वो किस धातु का बना होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो आप लोग बताना तांबे के तार की वो कुंडली बनी होती है। तो 12 का आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 13 नंबर, इसको ध्यान से देखना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूखा सेल में कौन सी धारा प्राप्त होती है? सूखा सेल में कौन सी धारा प्राप्त होती है? इसे आप सभी को याद रखना है। सूखा सेल में हमारा डिस्ट धारा प्राप्त होती है। डिस्ट मतलब कि डीसी और डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर कि इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? देखो, अच्छे ईंधन की मैं बात करूँ, उसमें मान अधिक होना, ये आपका डी नंबर होगा। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, ये क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन है। तो देखो, जीवाश्म ईंधन समाप्य ईंधन है, पर्यावरण प्रदूषित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर वाला होगा। ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है ना, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि 1 कूलम तथा 1 वोल्ट का गुणनफल होता है। 1 कूलम गुणे 1 वोल्ट का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? तो याद रखना 1 जूल होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 कूलम गुणे 1 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ से 1 वोल्ट का मान निकालेंगे तो जूल पर कूलम होगा, 1 जूल पर 1 कूलम होगा, ये आपका होगा ना। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 हो तो पिंड पर आवेश का मान जो होगा वो कितना होगा? 17 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंब को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बने? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण के सामने आप किस भी वस्तु को कहाँ रखोगे? तो याद रखना आप लोगों को मुख्य फोकस जो होता है ना, मुख्य फोकस शेप और ध्रुव के बीच में आप लोगों को रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि V बराबर I × R जहाँ संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करता है, यह समीकरण किस नियम का पालन करता है? तो बाबू ये ओम के नियम का पालन करता है। आप सभी को याद करना है किसके नियम का पालन करता है? तो ओम के नियम का पालन करता है। अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, ये क्वेश्चन है टेक्साल किस भौतिक राशि का सही मात्रक है? तो बाबू 20 का सही आपका उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। और 21 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम का प्रतिपादन किया था? यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने किया था। तो कितने किया था? तो याद रखना है आप सभी को 2। ठीक है ना, 2 नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपका 21 का ए नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? ऊर्जा स्रोत नहीं है, देखो कोयला आपका ऊर्जा स्रोत है ना, कपड़ा और डीजल। आपको बताना है कौन ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा स्रोत नहीं है। हाँ, डीजल से हाँ ऊर्जा स्रोत है, कोयला भी है, कपड़ा आपका ऊर्जा स्रोत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? देखो, जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें किसका उपयोग नहीं करते हैं? ऑलरेडी आपको पता है ना, कोयला का उपयोग हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं, और जो LPG सिलेंडर होता है उसी पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और बायोगैस का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने में, लेकिन एक्चुअली में हम लोग CNG का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं खाना बनाने में। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग भी आपका उपचयन कहलाएगा। 24 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर। ऑक्सीजन का ह्रास ना कह रहे बाबू, सॉरी
हमको लगा कि सॉरी बाबू, हमको लगा कि हाइड्रोजन का ह्रास कर रहा है। ऑक्सीजन का युग मतलब कि उपचयन, और युग मतलब कि वृद्धि मतलब कि उपचयन। अगर ऑक्सीजन का ह्रास कहा है, ऑक्सीजन की कमी है ना, तो आपका अपचयन होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है ना, तब ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन N और डाइऑक्साइड यानी कि O2। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है ना, वो भूरा कलर का होता है। याद रखना, 25 का आंसर मिलेगा ए नंबर। 26वां प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखो, दो नए पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, बी नंबर 26 का। और 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो बाबू याद रखना है, 27 का आंसर मिलेगा आपका डी अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ना, वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है, हल्दी वो प्राकृतिक सूचक होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं ना। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। क्या मिल जाएगा बाबू? बी नंबर आंसर मिल जाएगा 29 का, इसे याद रखना। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? तो 10.5 होता है, इसे आप लोग याद रखना। 31 नंबर क्वेश्चन है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बाबू सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 31 का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक है। और आपका 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? अगर प्रबल अम्ल की मैं बात करूँ ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, H2SO4 HCl HNO3, ये सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका भी आंसर मिल जाएगा 32 का, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। बाबू धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही उत्तर मिल जाएगा, इसे याद रखना, ठीक है। और आपका 34 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए होगा ना क्योंकि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ तक कि खरिया का भी दोस्तों यही होता है CaCO3। और यहाँ तक कि संगमरमर का भी एकदम सेम टू सेम यही होता है। इन तीनों का रासायनिक सूत्र सेम होता है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 जिसको अर्धहाइड्रेट बोलते हो, तो 1/2 H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो ये सबसे अलग है, इसलिए हम इसी पर टिक लगाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर कि अधातुक ऑक्साइड होते हैं। देखो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातुक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो आप लोग आंसर टिक लगाना, बी नंबर पर अधातु पूछा है, तो अधातुक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। तो मैंने आप लोगों को 35 प्रश्न बताया, ठीक है ना। और बाबू अगर आप लोग नॉन हिंदी या फिर मैथिली वाले हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को खोजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। और लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ एक लाइक कर देना आप लोग।